नमस्कार। आज हम एक ऐसे आइडिया के बारे में बात करने वाले हैं जिसने दुनिया का नक्शा ही बदल दिया। एक ऐसी भावना जिसने यूरोप में बड़े बड़े साम्राज्यों को तोड़कर नए देश बनाए, और फिर वही भावना भारत में करोड़ों लोगों को आज़ादी के लिए एक साथ ले आई। जी हाँ, ये कहानी है राष्ट्रवाद। पर इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, एक बहुत जरूरी सवाल। एक राष्ट्र आखिर होता क्या है? क्या ये सिर्फ जमीन का एक टुकड़ा है या फिर कुछ और? इस सवाल का जवाब ही इस पूरी कहानी की जड़ है। और इसी सवाल के जवाब में छिपा है हमारा आज का टॉपिक, राष्ट्रवाद। अगर बिल्कुल आसान शब्दों में कहें तो ये अपने देश के लिए प्यार और एकता की एक कलेक्टिव फीलिंग है। लेकिन ये कोई मामूली एहसास नहीं है। ये वो ताकत है जिसने ताकतवर साम्राज्यों को घुटनों पर ला दिया और दुनिया में नए देश बना दिए। तो चलिए, हमारी कहानी शुरू होती है 19वीं सदी के यूरोप से। ये समझने के लिए कि राष्ट्रवाद इतना बड़ा बदलाव कैसे लाया, हमें पहले उस समय के यूरोप को समझना होगा। तो राष्ट्रवाद से पहले का यूरोप दिखता कैसा था? देखिए, समाज ना दो हिस्सों में एकदम साफ साफ बटा हुआ था। एक तरफ थे मुट्ठी भर जमींदार, जिनके पास सारी जमीन थी, सारी दौलत थी और सारे अधिकार भी उन्हीं के पास थे। और दूसरी तरफ थी किसानों की एक बहुत बड़ी आबादी, जिनके पास सच पूछिए तो कुछ भी नहीं था। मतलब हालात ऐसे थे कि बस एक चिंगारी की देर थी। और इसी माहौल के बीच सीन में एंट्री होती है एक नई ताकत की, पढ़ा लिखा मिडिल क्लास। इसमें टीचर्स, डॉक्टर्स, इंडस्ट्रियलिस्ट और बिजनेसमैन जैसे लोग थे। उनके पास जमीनें तो नहीं थी, लेकिन उनके पास नए आइडियाज थे और पैसा भी था। और यही क्लास राष्ट्रवाद का इंजन बनी। और वो चिंगारी मिली 1789 की फ्रांसीसी क्रांति से। ये इतिहास का एक टर्निंग पॉइंट था। पहली बार ये आइडिया खुलकर सामने आया कि देश पर हक किसी राजा का नहीं, बल्कि वहां रहने वाले आम नागरिकों का है। यहीं से आप कह सकते हैं मॉडर्न नेशनलिज्म का जन्म हुआ। बात सिर्फ राजा को हटाने की नहीं थी। क्रांतिकारियों ने असल में एक राष्ट्र बनाने की नींव रखी। उन्होंने लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी मतलब स्वतंत्रता, समानता और भाईचारे जैसे जबरदस्त आइडिया दिए। उन्होंने एक नया झंडा बनाया, एक नेशनल असेंबली बनाई और फ्रेंच को एक कॉमन भाषा बना दिया, ताकि सब लोग खुद को एक दूसरे से जुड़ा हुआ महसूस करें। अब ये जो क्रांतिकारी आइडियाज थे, इन्हें पूरे यूरोप में फैलाने का क्रेडिट जाता है नेपोलियन को। उसकी 1804 की सिविल कोड, जिसे नेपोलियन कोड भी कहते हैं, ने इन सारे आइडियाज को एक कानूनी शक्ल दे दी। और ये कोड अपने आप में एक क्रांति था। सोचिए, इसने जन्म के आधार पर मिलने वाले सारे स्पेशल राइट्स खत्म कर दिए। अब कानून के सामने सब बराबर थे। और इसने राइट टू प्रॉपर्टी यानी संपत्ति के अधिकार को भी पक्का कर दिया। ये यूरोप के सदियों पुराने सिस्टम पर एक सीधी चोट थी। तो इन नई आइडियाज का नतीजा क्या हुआ? एक धमाका। अब लोग खुद को किसी राजा की प्रजा नहीं, बल्कि एक राष्ट्र का नागरिक समझने लगे थे। और इसी फीलिंग से शुरू हुआ मॉडर्न नेशन स्टेट्स बनने का दौर, खासकर इटली और जर्मनी में। जरा इस टाइमलाइन पर नजर डालिए। इससे पता चलता है कि बदलाव की रफ्तार कितनी तेज थी। 1789 की क्रांति ने आइडियाज दिए, 1804 में नेपोलियन ने उन्हें कानून बनाया, और उसके बाद तो जैसे पूरे यूरोप में क्रांतियों की बाढ़ आ गई। नतीजा, 100 साल से भी कम समय में यूरोप का नक्शा हमेशा के लिए बदल गया और इटली और जर्मनी जैसे नए देश बने। ये तस्वीरें देखिए, एकीकरण से पहले की। जहां आज हम इटली और जर्मनी देखते हैं, वहां असल में दर्जनों छोटे छोटे राज्य हुआ करते थे। सबकी अपनी सरकारें, अपने कानून, अपनी पहचान। राष्ट्रवाद की भावना ने ही इन बिखरे हुए टुकड़ों को एक साथ आने का सपना दिखाया। और इस बड़े काम को पूरा करने वाले जो लोग थे, उनके तरीके एकदम अलग थे। इटली में मैज़िनी जैसे क्रांतिकारियों ने अपने विचारों से लोगों को इंस्पायर किया, एक जन आंदोलन खड़ा किया। वहीं जर्मनी में चांसलर बिस्मार्क ने आयरन एंड ब्लड की पॉलिसी अपनाई, मतलब मिलिट्री की ताकत से देश को एक किया। रास्ते अलग थे, पर मंजिल एक ही थी, एक मजबूत, एक देश। तो चलिए अब यूरोप से निकलते हैं और देखते हैं कि जब ये पावरफुल आइडिया भारत पहुंचा तो इसका रूप कैसे बदला। यहाँ राष्ट्रवाद ने एक बिल्कुल अलग ही शक्ल ली, क्योंकि यहाँ के हालात यूरोप से एकदम अलग थे। और ये जो फर्क है ना, वो बहुत जरूरी है। यूरोप में राष्ट्रवाद का मतलब था एक जैसी भाषा, एक जैसी संस्कृति वाले लोगों को एक देश में लाना। लेकिन भारत में कहानी बिल्कुल अलग थी। यहाँ राष्ट्रवाद का मतलब था अलग अलग धर्मों, भाषाओं और कल्चर के लोगों को एक कॉमन दुश्मन
यानी अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ एक करना। ये जुल्म के खिलाफ एकता की भावना। भारत की आज़ादी की लड़ाई की कहानी अपने आप में बहुत यूनिक है। यहाँ राष्ट्रवाद सिर्फ राजनीतिक आज़ादी की लड़ाई नहीं थी, बल्कि ये देश की आत्मा को फिर से जगाने का एक आंदोलन भी था। आज़ादी तक का ये सफ़र बहुत लंबा था और कुर्बानियों से भरा हुआ। 1857 की पहली लड़ाई से लेकर 1947 में आज़ादी मिलने तक हर बड़ी घटना ने लोगों को एक दूसरे के और करीब ला दिया। जलियांवाला बाग जैसे जुल्मों ने एक साझा दर्द पैदा किया, तो दांडी मार्च जैसे आंदोलनों ने एक साझा मकसद को जन्म दिया। हर कदम के साथ एक भारतीय होने की भावना और मजबूत होती चली गई। और इस पूरी लड़ाई का जो सबसे अनोखा हथियार था, वो था सत्याग्रह। ये महात्मा गांधी का आइडिया था। इसका सीधा सा मतलब था कि अगर आप सच के लिए लड़ रहे हैं, तो आपको जुल्म करने वाले से लड़ने के लिए हिंसा की जरूरत नहीं है। ये सच और नॉन वायलेंस की ताकत थी। और ये सिर्फ एक आइडिया नहीं था। गांधी जी ने भारत लौटते ही इसे आजमाना शुरू किया। चंपारण के नील किसानों के लिए, खेड़ा के किसानों के लिए और अहमदाबाद के मिल मजदूरों के लिए किए गए उनके शुरुआती सत्याग्रहों ने ये साबित कर दिया कि बिना हथियार उठाए भी लड़ाई जीती जा सकती है। अब देखिए, आज़ादी जैसे बड़े आइडिया को हर किसी तक कैसे पहुंचाया जाए। इसका जवाब था सिंबल्स, यानी प्रतीक। जैसे टूटी हुई बेड़ियां आज़ादी का प्रतीक बन गई, तो उगते सूरज की किरणें एक नए दौर की उम्मीद का। इन आसान लेकिन पावरफुल सिंबल्स ने भाषा और धर्म की दीवारों को तोड़कर पूरे देश को एक धागे में पिरोने में मदद की। तो हमने देखा कि राष्ट्रवाद ने दुनिया को कैसे शेप दिया, लेकिन इसकी जो विरासत है वो थोड़ी कॉम्प्लेक्स है। ये एक ऐसी ताकत है जो लोगों को जोड़ भी सकती है और तोड़ भी सकती है। तो इस पूरी चर्चा का निचोड़ क्या है? यही कि राष्ट्रवाद मॉडर्न हिस्ट्री की सबसे ताकतवर शक्तियों में से एक रहा है। इसने लोगों को साम्राज्यों से आज़ादी दिलाई, उन्हें एक पहचान दी और आज की दुनिया को बनाने में एक बहुत बड़ा रोल निभाया है। और आखिर में एक सवाल सबके लिए, आज की इस कनेक्टेड दुनिया में राष्ट्रवाद का रोल क्या है? क्या ये लोगों को करीब लाने वाली ताकत है या उनके बीच नई दीवारें खड़ी करने वाली? इस पर सोचिएगा ज़रूर।